हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, ये आपका साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर है। ऑफिशियली ये बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है उसके लिए, ठीक है। आप इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को। एक तरह से समझ जाओ कि ये सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है आपका साइंस का, क्योंकि ये बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस खंड अ के अंतर्गत आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हो, बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा इधर इसमें ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं काफ़ी सारे। मैं आपको दिखा देता हूँ, शानदार शानदार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इधर आप ये फिजिक्स वाला सब, ठीक। तो चलो इनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जो आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका अच्छे से ऐसे सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूँ, पहले से कर रखा हूँ, क्योंकि ये लिखने वाली इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल है सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर कर सब्जेक्टिव प्रश्नों का लाया हुआ है। तो चलो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा शुरू करता हूं। जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, आप जानते हो कि आप लोग का पहले से ही आपको पूरा पूरा इसका सॉल्यूशन लक्ष्य बैच में ऐड है, और ये पीडीएफ भी वहां पे ऐड है। तो आप पीडीएफ से एक बार आप साइंस का ये पूरा पूरा पढ़ लेना, सारी चीज़ें दोहरा लेना, और शाम तक टेस्ट भी वहाँ पे ना, इन सब ये जो एमसीक्यू हैं इनका टेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, शाम तक पब्लिक कर दूंगा, तो इसका टेस्ट भी आप दे देना, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, और बाकी आप अगर अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, इसे आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस है मात्र 199 रुपये। या फिर अगर इससे भी कम लेना चाहते हो तो आप 26 जनवरी का इंतजार कर लो, मात्र 99 रुपये प्राइस होने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, हिंदी के सातों सेटों का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के सातों कोडों का सॉल्यूशन, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, और मैं अपनी तरफ से कई सारा मॉडल पेपर बनाया है उसका सॉल्यूशन, सबका पीडीएफ में सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा वहाँ पे, और हर एक पेपर का टेस्ट भी मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस ऐप पे। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग इसमें देख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, अब डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक हमें क्लू दे दिया है, पारदर्शी माध्यम बोल दिया है। अब पारदर्शी माध्यम बोल दिया तो वो पारदर्शी माध्यम में आपका लेंस ही आएगा, दर्पण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, किसी भी दर्पण के एक तरफ से कलई की हो, तो ये चांदी का आपने पढ़ा होगा, तभी तो इसमें से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का दर्पण नहीं होगा, ये हम लोग का दर्पण नहीं होगा। कोई भी दर्पण हो गया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं होगा। यहाँ त्रिज्या का कोई मतलब ही नहीं है, आपका गोलीय लेंस ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ये पहला प्रश्न हुआ। सेकंड प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन दिया है कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण का तो उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि समान साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखो, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो देखो जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका उपयोग नहीं होगा। ये अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि कहाँ रखी हो, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नहीं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब मीन्स वस्तु होता है, ठीक है, रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर देखो उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। इसमें ए वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, ये स्थिति वाला, चाहे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, सभी इन चारों का पूरा आपको किरण आरेख खींचने आना चाहिए। किरण आरेख आपको खींचने आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे पूछेगा, आपको किरण आरेख बनाने को बोलेगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि मतलब वस्तु की स्थिति यदि दर्पण और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको सीधे याद होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा 6 के 6 जो बनने वाले प्रतिबिंब है, उसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा और फिर लेंस में अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा बनने वाले सारे के सारे किरण आरेख आपको खींचने आने चाहिए, और आपको एकदम माइंड में याद होना चाहिए कि अगर वस्तु यहाँ पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस प्रकार का बनेगा, ठीक है।
चलो तो आप याद कर लेना। उसके बाद चलो अगला प्रश्न चलते हैं, 4th नंबर देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता, आंखों का समंजन क्षमता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जरा दृष्टि यहाँ पे ऑप्शन दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, इधर आपका समंजन क्षमता दिया होगा ऑप्शन में। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ समंजन दिया है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका समंजन दिया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस प्रश्न में, 5वें प्रश्न में, कॉलम ए से कॉलम बी में, ठीक है, राशियों इधर राशि दे दी है, उसके इधर एसआई मात्रक बी में दे दिया है, आपको मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्या है, विद्युत विभवांतर है भाई, पहला आपका विद्युत विभवांतर है। तो देखो विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका सीधे सीधे वोल्ट पे चला जाएगा, ये 4th नंबर पे चला जाएगा। अब देखो पहले का 4th पे ये गया है, पहले का ये पहले पे गया है तो गलत, पहले का ये पहले पे गया है तो गलत, पहले का ये 4th पे गया है तो चलो ये सही है। अब देखो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, यानी सेकंड वाले का फर्स्ट पे। देखो ये सेकंड वाले के सेकंड पे गया है तो ये गलत। अब देखो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो इसी तरह ये डी वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ मालूम भी नहीं है तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को। बाकी चलो हम लोग मिला लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4th वाले का कहाँ पे गया है, 3rd पे, 4th वाले का 3rd पे, और यहाँ पे 3rd वाले का 2nd पे, 3rd वाले का 2nd पे, और सेकंड वाले के 1st पे गया है, और 1st वाले का 4th पे। ठीक है, मतलब ये आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप ये याद भी रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, मतलब ये मिलान न कर ऐसे सीधे सीधे लिख देगा कि विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा कि एम्पियर, वाट, ओम, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो आप इसको याद रखना डायरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं। कल ही आपका मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर, जो ईजे वाला पेपर कोड था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का करवाया था, उसमें इसको पूरा सॉल्यूशन करवाया था। 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, वो 1:4। कल ही मैं इस सवाल को सॉल्व कराया था। देखो जैसे 2 आपके तार हैं यहाँ पे, ऐसे मैं आपका सॉल्व नहीं कराता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2 ये चालक तार हैं, अगर इनके पदार्थ, यहाँ पे कह रहा है ना कि पदार्थ और इनकी लंबाई भी समान है, इसका व्यास यानी मोटाई भी समान है, तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R है। अब कह रहे हैं कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, तो R + R ये जुड़ेंगे तो 2R हो जाएगा, तो RS यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। और फिर इनको समांतर क्रम, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो 1/R पैरेलल बराबर, यहाँ P लिख दिया हूँ, मतलब ये आपका समांतर क्रम को डिनोट करता है। 1/R1, R1 की जगह पे R, तो 1/R1 + 1/R2, तो R2 की जगह पे भी R। अब देखो एक ये 2 और नीचे R ही रहेगा और बदलेगा, तो ये आपका RP बराबर मतलब R/2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखो आप हीट का फार्मूला, क्योंकि ऊष्माओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो H = V²/R × T होता है। चलो मैं सॉल्व भी करा दिया धीरे धीरे, और H बराबर आपका V²/R × T। ठीक है, अब देखो ये पहले के लिए श्रेणी क्रम वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे, और ये वाला समांतर क्रम के लिए। ठीक, चलो ये H1 और ये H2 हो गया, तो दोनों में अनुपात हो गया वही H1 बटे में H2 बराबर V²/R × T, तो ये V² से ये V² कट जाएगा, ये समय समान ही रहेगा, ये ऊपर 1/R आपका बचा। ठीक है, ये R कौन सा इसके लिए, ये S श्रेणी क्रम वाले के लिए है। ठीक, और यहाँ पे नीचे आपका क्या बचा, 1/R, ये आपका पैरेलल मतलब समांतर क्रम वाले के लिए, और ये ऊपर जाएगा तो RP/1 कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये देखो 1/R, S की जगह पे आप 2R रख दो, और गुणे RP की जगह पे हमने क्या निकालता, R/2, तो R/2 ये एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो R से R खत्म, और सॉरी R से R खत्म, और ये दोनों का 4, यानी 1/4, यानी H1 संबंध H2 में अनुपात 1:4 का आ गया। ठीक, 1:4 ये वाला समझ गए। चलो मैं सॉल्व भी करा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाहिक सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये हमें बताना है, प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। यहाँ पे देखो 0 होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पे समान होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। देखो जैसे एक ये आपका देखो ये परिनालिका है मान लो, ठीक है, एक परिनालिका है। ठीक, अब देखो
इसमें मान लो यहाँ से कोई विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्रवेश करता है तो यहाँ से सीधे यहाँ पे आता है ऐसे, मतलब यहाँ पे समान रूप से वितरित रहता है, इसलिए हर जगह चुंबकीय क्षेत्र इसमें समान होता है। और वहीं आपने देखा होगा कि मतलब जो मतलब चुंबक होता है, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप जानते हो कि जैसे यहाँ से निकलता है पोलों से, ठीक है, तो यहाँ घनी होती है, इधर जाकर फैलता है तो इधर घनी होती है, इसलिए ध्रुवों पे ना इधर आकर प्रवेश करता है, तो यहाँ घनी हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र का है, तो घनी होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है और यहाँ पे मतलब कम होता है। लेकिन अंदर वो मतलब सभी जगह दूरियां समान होती हैं, एक समान से वितरित होता है, इसलिए सभी बिंदुओं पे समान रहता है इसके अंदर परिनालिका के। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला हमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र देखना है भाई। बेंजीन का देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, C6H6 होता है फार्मूला। ये देखो कितना हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें आपका ये भी देखो ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए आपका अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे देख सकते हो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड क्योंकि अष्टक इसका पूरा करने के लिए कार्बन यहाँ पे भी यही होगा, देख लो यही होगा, सिंपल यही होगा, ठीक है। चलो हाँ यही होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखो हाँ यही होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इधर आ जाते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये अब केमिस्ट्री वाला प्रश्न स्टार्ट हो गया है, यहाँ से उपखंड ख से। चलो तो यहाँ इसको देख लेते हैं। हमें समजातीय श्रेणी इसमें छाटना है, तो समजातीय श्रेणी में सिंपल आपको छाटना है तो आपको एक ही मतलब क्रियात्मक समूह ढूंढना पड़ेगा, एक ही चीज़ें ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये CH4 है, यहाँ पे देखो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी है, तो ये ठीक है, एक ही श्रेणी के है। अब देखो जैसे यहाँ पे CH3 है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है और साथ में इसमें एल्कोहल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे भी ये समजातीय श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एल्कोहल जुड़ा रहना चाहिए, यहाँ पे जुड़ा है तो ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका C2H6 है और यहाँ पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और यहाँ पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा समजातीय श्रेणी में। अब देखो यहाँ पे CH3 यानी हाइड्रोकार्बन में आपका यहाँ एल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ है, C2H5 यानी कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन उसमें एल्कोहल यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये देख सकते हैं ये समजातीय श्रेणी में होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये भी हो सकता है आपका, तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो यहाँ ना अगर कार्बन मतलब कार्बन का अंतर देखा जाए, ठीक है, कार्बन कहीं एक है तो हाइड्रोजन मतलब उस मतलब 2 होगा, मतलब 2 अधिक हो गया एक तरह से। तो देखो जैसे यहाँ कार्बन हम लोग का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हम लोग का 4 है। अब देखो कार्बन यहाँ पे 2 हो गया है और हाइड्रोजन आपका 6 हो गया है, मतलब एक तरह से +2 की वृद्धि हो गई है यहाँ पे हाइड्रोजन में, तो ये आपका समजातीय श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मतलब हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, सिंपल, कार्बन 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा, ठीक है। कार्बन में 1 की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि होगी, और ये तो ऐसे ही गलत है। अगर इसमें देखा जाए तो देखो OH तो दोनों तरफ है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो कार्बन 1 से कार्बन 2 हो गया है और हाइड्रोजन 3 से 5 हो गया है, यानी 1 कार्बन की वृद्धि और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ये भी समजातीय श्रेणी में। सिंपल आपका क्या होगा कि कार्बन की 1 वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की 2 वृद्धि होगी समजातीय श्रेणी में, यानी अगला वाला। क्लियर है? और साथ में अगर यहाँ पे कोई समूह जुड़ा रहे तो वो भी इधर भी समूह जुड़ा रहेगा। तो ये आपका पहला और चौथा आपके समजातीय श्रेणी में है, तो पहला और चौथा ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया, ठीक। ये इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सही है, ठीक। ये तो कथन दिया था। चलो आगे देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 9 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 देख लेते हैं। यह है कि पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ... कहते हैं। ओके, यानी पृथ्वी के भू प्रकृति में यानी अंदर एक तरह से कहने का मतलब है पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये हम लोग का ऑप्शन है, ठीक है। अयस्क, गैंग, खनिज या फिर धातु। तो सही ऑप्शन आपका भाई हो जाएगा आपका खनिज, ठीक है। पृथ्वी के भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है, ठीक है। और उन खनिजों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिनको गैंग कहा जाता है, ठीक है। और देखो जो खनिज होती है ना, खनिजों से मतलब खनिजों में 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मतलब एक ऐसी प्रकार की खनिज होती है जिनसे मतलब डायरेक्ट धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। और एक होता है कि जिनसे धातुएं डायरेक्ट प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है, तो जो जिनसे आसान होता है प्राप्त करना उन्हीं को हम लोग अयस्क भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 11 कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। देखो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है ये हम लोग का बताना है, तो इसका आप लोग डायरेक्ट याद रखना, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब मतलब जो दांतों का क्षय होता है वो प्रारंभ होना चालू हो जाता है। तो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, चलो 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये आप देखो इसमें हमें अभिकथन दिया है और ये तर्क दिया है और फिर उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलो अभिकथन में क्या दिया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ बिल्कुल है, देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसके जगह पे आ जाता है और जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यानी H2 बना लेता है। यहाँ पे देखो ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल है, यह अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। अब देखो तर्क में क्या दिया है, सेकेंड कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही बात है। जिंक जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है भाई, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। अब यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन में अब क्या दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों अभिकथन मतलब अभिकथन को फर्स्ट बोला है, ठीक है, तो अभिकथन फर्स्ट, ठीक है, तथा तर्क सही है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। देखो दोनों तो सही है लेकिन कह रहा है कि इसका ये स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो बी, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये इसका स्पष्टीकरण थोड़े, ये विस्थापन अभिक्रिया है और ये विस्थापन अभिक्रिया थोड़े, तो ये इसका मतलब तर्क नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, नहीं, दोनों सही है, अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है, नहीं। ठीक, तो चलो इस प्रकार ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली बोर्ड ने इसको थोड़ा मतलब गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखो NaOH है प्लस यहाँ पे .CH3COOH, मतलब यहाँ पे ये अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखो CH3COONA का निर्माण हो रहा है और प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे CH3COOH यहाँ पे देखो ये मतलब गलत दे दिया है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था भाई, ठीक है, लेकिन इसको दे दिया है, तो हम लोग क्या करें भाई, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। यहाँ पे ना, यहाँ पे खाली स्थान ये पूरा रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पूरा रहना चाहिए और ऑप्शन के अनुसार ये बी वाला आपका सही रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये भराएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, चलो तब आपका ये बनेगा CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है, और जल। आगे चलते हैं अगला 13 के बाद इधर 14 नंबर प्रश्न पे, 1 मिनट। ओके, अब ये आपका उपखंड ग स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई, उपखंड ग स्टार्ट हो जाता है यानी बायोलॉजी वाला सेक्शन। चलो इन प्रश्नों को भी हम लोग करते हैं, बायो वाले सेक्शन को। चलो भाई हाँ, चलो इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। उपखंड अब ये ग स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब 3 इसमें उपखंड थे, जिसमें आपका एक फिजिक्स से संबंधित प्रश्न था, उसके बाद केमिस्ट्री वाला और फिर ये बायोलॉजी वाले, तो 14 से 20 ये प्रश्न आपके बायोलॉजी से हैं। चलो करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से, मतलब पेपर का बोला जाए तो 14 नंबर प्रश्न क्या कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, मतलब हम वही अंतः श्वसन यानी वही सांस लेते हैं तो उसके प्रवाह का सही मार्ग क्या है, और यहाँ हमें दिया है कि नासा द्वार से कंठ में जाता है श्वास, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो नासा द्वार और फिर उसके बाद कंठ और फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ों में जाता है, ठीक है, या फिर पहले नासा मार्ग से नासा द्वार में जाता है, श्वास नली में जाता है, ग्रसनी में और कंठ कुपिकाय में जाता है, मतलब ये आपका ऑप्शन दिया है। उसके बाद कंठ दिया है, नासा द्वार दिया है, ग्रसनी फेफड़े और नासा द्वार ग्रसनी कंठ श्वास नली और कुपिकाय, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने गलत करा रखा है, ठीक है, इसका उनको मालूम ही नहीं है कि ग्रसनी ग्रसिका क्या होती है, ठीक है, या ग्रास नली क्या होती है, श्वास नली क्या होती है। चलो यहाँ पे मैं इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट ही खोल देता हूँ, 1 मिनट, ये सादा पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ये मैं मतलब एक नॉर्मल ऐसे फिगर बना लेता हूँ, मुझे फिगर बनाने नहीं आता, ठीक है। चलो मान लो ये हम लोग की एक तरह से ये नाक है, ठीक है। चलो भाई ये हम लोग का इधर मुंह होता है और इधर हम लोग का कंठ होता है, ठीक है, इधर आपका माइंड होता है। चलो ये हम लोग का नाक है, तो देखो सबसे पहले वायु यहाँ नाक में प्रवेश करती है,
तो इसको हम लोग नाक में प्रवेश करती है तो यहाँ से आता है, तो इसी को हम लोग नासा द्वार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नासा द्वार। अब देखो आती है तो यहाँ से देखो ये, यहाँ से ये हम जो ये भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद यहाँ कंठ होता है भाई, तो कंठ और इधर भोजन जो जीभ होती है इसके ऊपर, कंठ के ऊपर, यहाँ दोनों आकर ऊपर से ये मतलब इधर मिलते हैं, तो इसी को बोला जाता है, यहीं पे छोटा सा पार्ट को आपको बोला जाता है ग्रसिका। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है भाई? मतलब माफ करना, ग्रसिका नहीं, ग्रसनी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रसनी। तो यहाँ नासा द्वार हो गया, यहाँ सबसे पहले नासा द्वार में से प्रवेश करता है। ठीक है, और यहाँ बीच में इसको आप नासा मार्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका ग्रसनी हो गया, और फिर उसके बाद कंठ हो गया, और कंठ के बाद देखो, कंठ के बाद यहाँ एपिग्लॉटिक्स होता है, और यहाँ से दो नलियाँ अंदर जाती हैं, दो नलियाँ अंदर जाती हैं, इसको इसमें मतलब दो नली अंदर जाती हैं। एक नली आपकी भोजन वाली नली हो जाती है, और एक नली जो होती है वो एक आपकी श्वास नली हो जाती है। क्लियर? अब देखो जो भोजन वाली नली होती है ना, भोजन वाली नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली, या फिर ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसिका भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसिका बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ग्रसनी अलग चीज है और ग्रास नली या ग्रसिका अलग है। ठीक है, ग्रास नली या फिर ग्रसिका जो हो गई वो भोजन वाली नली होती है। क्लियर? ये कंठ के नीचे से ऐसे मतलब अमाशय तक जाती है, और एक उसके बाद श्वास नली होती है जो फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रसनी होती है ये कंठ के ऊपर होती है यहाँ से, और फिर कंठ से होते हुए ऐसे आ जाता है ये पार्ट। समझ रहे हो? मतलब वो फेफड़ों में चला जाता है। समझ में आ गया? तो ग्रसनी अलग चीज है। तो सबसे पहले आपका एक तरह से नासा द्वार, उसके बाद नासा मार्ग से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, और फिर श्वास नली से होते हुए, और फेफड़ों से पहले कोपिकाएं पड़ती हैं, उनमें छोटा छोटा ऐसे होता है, तो कोपिकाओं और फिर फेफड़ा में चला जाता है। तो देखो सही क्रम अब देखते हैं हम लोग। 1 मिनट इसको रख लेता हूँ। देखो पहला हम लोग ऑप्शन क्या दिया है कि नासा द्वार, कंठ और ग्रसनी। अब देखो ये गलत दे दिया, ग्रसनी कंठ से पहले पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया है। नासा मार्ग और नासा द्वार, देखो नासा द्वार तो पहले पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नासा द्वार दो आगे जो हम लोग के छिद्र होते हैं ना नाकों में, उसी को हम लोग नासा द्वार बोल देते हैं, और उसके बाद मतलब ग्रसनी तक यानी कंठ तक का जो बीच में ये पार्ट होता है उसको नासा मार्ग बोल देते हैं, यानी नाक का मार्ग। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ कंठ दे दिया है, उसके बाद नासा द्वार, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ग्रसनी। अब देखो ये 3 गलत, तो ये डी वाला ऑप्शन सही। देखो आपका नासा द्वार हो गया, नासा द्वार से आपका प्रवेश करता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, बीच में आपका दिया नहीं है, बीच में आपका नासा मार्ग भी हो सकता है यहाँ पे, तो दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नासा द्वार से आपका ग्रसनी दे दिया है, ग्रसनी के बाद कंठ, और कंठ के बाद फिर श्वास नली, और फिर कुपिकाओं, और कुपिकाओं से फेफड़े में चला जाता है जो श्वास मतलब हवा होती है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 14। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, कथन और कारण यहाँ पे दिया। कथन क्या दिया है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है। क्रोमोसोम मीन्स वही एक तरह से आप इसको जीन बोल लो, ठीक है, या गुणसूत्र बोल लो। गुणसूत्र जो होते हैं ना 22 जोड़ी, क्रोमोसोम मीन्स ये आपका गुणसूत्र। ठीक है, तो भाई पिता से प्राप्त क्रोमोसोम यानी वही गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि पिता में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है और माता में एक्स एक्स पाया जाता है। तो भाई माता से मतलब अगर एक्स यहाँ पे मिले और इधर भी एक्स मिले, एक्स एक्स मिले तो अलग बनेगा, और एक्स और वाई मिले तो अलग, मतलब एक लड़का एक लड़की का निर्माण होगा। तो माता से तो हमेशा एक्स ही मिल रहा है, तो माता पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, पिता पे डिपेंड करता है कि एक्स इससे मिल रहा है कि वाई मिल रहा है। तो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, न कि माता के। क्लियर? चलो, तो उसके बाद तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखो कारण यहाँ पे दिया है कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है, दोनों बात सही है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब इसके लिए ये ऑप्शन दिया कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तो हमें कथन और कारण दे दिया था, दिया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। बिल्कुल दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, और जो कारण है ये कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र करता ही है, बिल्कुल करता है, क्योंकि एक्स वाई पाया ही जाता है मतलब पिता में। तो ये आपका ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन
15 के बाद 16 नंबर देखते हैं। अब देखो, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? इसमें हमें विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा हमें बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं इसमें विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा। भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रश्न कर लेते हैं। ये देखो, देखो एक तरह से ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये आपका एक तरह से ये तंत्रिका कोशिका, आप समझ जाओ, तंत्रिकाएं हैं एक तरह से। ठीक है, आपकी कोशिका है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो विद्युत आवेग प्रवेश करेगा वो कहाँ से करेगा? तो इसमें द्रुमिका, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वृक्ष टाइप का ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये छोटे छोटे ये सेल्स निकले हुए हैं, इनको ही द्रुमिका बोला जाता है। ये द्रुमिका होता है और उसके बाद इसमें आवेग, विद्युत आवेग प्रवेश करता है और फिर ये जो तंत्रिकाक्ष है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। ये बीच में छोटे छोटे ऐसे बटे होते हैं और बीच में खाली स्थान होता है, उसको सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो चलो, इसमें तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करता है और फिर ये छोटा सा सिरा दिख रहा है, इसमें से निकल जाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग मतलब इसका अंतिम सिरा बोल देते हैं। इस अंतिम सिरे से निकलता है और फिर किसी दूसरे तंत्रिकाक्ष में ये प्रवेश करता है, यानी किसी द्रुमिका के माध्यम से। ठीक, तो विद्युत आवेग कैसे प्रवेश करता है आप समझ गए। तो अब देखो, यहाँ पे तीर दिया है, यहाँ पे देखो ये तीर दिया है इस प्रकार, ये तीर यहाँ पे देखो, ये तीर दिया है इस तरह, मतलब यहाँ से इधर से प्रवेश कर रहा है। तो क्या यहाँ से प्रवेश करेगा? नहीं, यहाँ ये द्रुमिका इधर होती है, द्रुमिका से प्रवेश करता है। अंतिम सिरा, ये तो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें देखो तीर इधर से दिया है, देखो तीर इधर जा रहा है, मतलब विद्युत आवेग इधर से पहले प्रवेश कर रहा है। तो क्या इसमें प्रवेश करेगा? नहीं, ये तो अंतिम सिरा है भाई, इससे निकलता है विद्युत आवेग, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें इस तरह से दिया है, इधर से दिया है, इधर से दिया है और दो हमें दिया है। ठीक है, चलो, तो इधर देखो, इधर से तीर इधर दिया है, मतलब इधर से प्रवेश करता है, तो बिल्कुल यहाँ से प्रवेश करेगा द्रुमिका से, ऐसे होते हुए अंतिम सिरा से निकलेगा और फिर यहाँ अगली कोशिका के यहाँ द्रुमिका में प्रवेश करेगा और यहाँ पे देखो निकलेगा। यानी ये आपका पैटर्न बिल्कुल सही है। ये क्यों गलत है? तो देखो, इधर का ये तीर यहाँ पे पहले से ये दिया हुआ है, मतलब इसमें प्रवेश करता है, हाँ ये तो ठीक है, इसमें प्रवेश करता है, यहाँ से निकलेगा और निकलेगा, तो फिर देखो ये अंतिम सिरा दे दिया है, नहीं ये दिया रहता है इधर, तो ये भी सही होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग का 16 नंबर प्रश्न हो गया। अगला हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, थायरॉक्सिन, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौ आवश्यक है? नहीं, लौ नहीं आवश्यक है। ठीक है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है। हाँ करता है, बिल्कुल ये करता है भाई। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका मतलब राइट होना चाहिए। ठीक है, क्या करता है? देखो यहाँ पे कि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है। ठीक है, सही है, करता है, बिल्कुल करता है। अगला है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल पड़ती है। ठीक है, और देखो आयोडीन के कारण आप लोग याद रखना, आयोडीन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको घेंघा रोग बोला जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। ठीक, और अंत में यह है कि थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही, ये एक गलत है। तो हमें क्या करना है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पहला वाला नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और मार्कशीट में यही बार होगा क्योंकि हमें नहीं है बताना था, तो ये नहीं है। चलो 17 नंबर हो गया। अब देखो 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये देख सकते हो कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? ओके, ये भाग है ए, बी, सी है, किस क्रम में होते हैं? ये ऊपर वाला सबसे भाग, ये जो ए है, ये बी है, ये जो है ये और ये बी है, और ये आपका नीचे वाला सी है। ठीक, ये किस क्रम में होते हैं? तो देखो ये आपका ना, ये आपका ये फिगर डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है ना, उसमें ये फिगर दिया हुआ है। ठीक, ये एक तरह से एक चने का एक फिगर है। ठीक है, चना या कोई भी आप ले लो, एक जैसे गेहूं ले लो। आजकल गेहूं की मतलब बुआई तो हो गई है, आप जानते हो, पानी होनी भी अब चल रहा है। तो गेहूं को जानते हो, गेहूं में दो दल होता है। जैसे ये गेहूं होता है ना, तो इसमें दो दल होते हैं, एक इधर फटा होता है बीच में से। ठीक है, आप जानते हो। तो उसको जब बोते हैं, ठीक है, तो 10 दिनों बाद जब, या 2-4 दिनों बाद आप देखते हो, ठीक है, कि उसका मतलब जैसे ये ऊपर कुछ पार्ट निकला और उसके अलावा कुछ नीचे पार्ट चला जाता है। तो जो नीचे वाला पार्ट चला जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया है। नीचे वाला पार्ट ये सी दिया है, और ये जो ये दो दल हैं, ठीक है, ये दोनों दल फैल जाते हैं। ठीक है,
2-4 दिनों बाद फैल जाते हैं, मतलब खेतों में बोने के बाद। चना में भी आप ऐसा देख सकते हो। और ऊपर वाला एक पार्ट ये निकल जाता है तना वाला, ठीक है। तो तना वाला पार्ट को हम लोग मतलब वो ए होता है, ठीक है। तो इनको क्या क्या बोलते हैं ये हमें बताया जा मतलब बोला जा रहा है। तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है शुरू में ये काफ़ी कम निकलता है, पहले जड़ जो नीचे होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप गेहूँ बोओगे ना तो देखोगे कि 2-3 दिन में ना, 2-3 दिन में जाकर खेतों में देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है ना, यानी तना वाला छोटा छोटा भी निकला रहेगा, लेकिन उसका जड़ काफ़ी नीचे चला जाता है पहले ही। तो देखो ये बड़ा दिया है, तो इससे पहचान सकते हो कि ये नीचे ये बड़ा दिया है, तो ये जड़ वाला पार्ट है। तो जड़ वाले को हम लोग जड़ क्या होता है, मूल, जिसको हम लोग मूलांकुर भी बोलते हैं, ठीक है, मूल, ये जड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये आपका ना बीजपत्र होता है, इसको बीजपत्र बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों दल, जैसे ये गेहूं होता है इस तरफ फट जाएगा तो ये दोनों को दल होता है, इसमें प्रोटीन भरा होता है, ठीक। और ऊपर वाला जो ये तना वाला पार्ट होता है उसको प्रांकुर बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला ए आपका प्रांकुर हो गया, ये बी वाला आपका क्या हो गया, बीजपत्र, उसके बाद नीचे वाला आपका मूलांकुर। तो प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि जनन की, ठीक है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, ओके, जनन की अलैंगिक विधि में उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। और लैंगिक जनन में तो एक ही जनक भाग लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बोल सकते हैं अलैंगिक जनन से युग्मज, अलैंगिक जनन में युग्मज शामिल नहीं होते, ये भी सही है भाई, नहीं शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, तो ऐसा मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न था। 20 नंबर और लास्ट प्रश्न कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। देखो भाई एक आहार श्रृंखला में हमें बताना है कि तीसरे पोषी स्तर पे कौन होता है। तो देखो तीसरे पोषी स्तर पे ना हमेशा आपके याद रखना मांसाहारी, ठीक है, क्या होते हैं, मांसाहारी प्राणी हो जाएंगे। ये आपका पहला ही इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। पहले श्रेणी में उत्पादक यानी फल मतलब आते हैं, घास आदि आते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में आपके एक तरह से मतलब खरगोश आ जाएंगे, ठीक है। और एक तरह से द्वितीयक में आपके ना मतलब द्वितीयक में ही उसमें से ही मतलब कुछ और पालतू जानवर आ जाएंगे। और तृतीयक में आपके मतलब एक तरह से ये मांसाहारी प्राणी एकदम मतलब प्योर मांसाहारी प्राणी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे शेर और हो गया। चलो तो ये आपका 20 MCQ हो गया। 1 मिनट कर लिया है। इधर हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इनको शुरू करते हैं। देखो इसमें खंड ब में आपका वही वर्णात्मक प्रश्न जिसे कहा गया है और 3 उपखंडों में विभाजित है, उपखंड क ख ग, क्योंकि इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न होंगे। तो उपखंड क में आप लोग ये देखो फिजिक्स के प्रश्न है। तो चलो इनको देखते हैं। पहला इसमें प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है और इसमें फर्स्ट सेकंड कर 2 प्रश्न है, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का है, यानी ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, 4 मार्क का। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहला इसमें प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ओके, हमें दृष्टि दोष के बारे में बताना है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड प्रश्न पूछा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय ही क्यों दिखाई देता है। तो चलो पहले का उत्तर देख लेते हैं। देखो मैंने अच्छे से ये डिटेल में इसका आंसर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो, ये अच्छे से एकदम डिटेल में पूरा सॉल्यूशन पहले से ये कर रखा है, तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। चलो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से इसका आंसर सही समझा देता हूँ चीजों को। पहला देख सकते हो, पहला यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट में फर्स्ट का उत्तर कि जब मानव नेत्र में, 1 मिनट यार क्यों झिलझिला रहा है, 1 मिनट। चलो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इसको लिखोगे इसका आंसर कि जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या बाद में बने तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है और इस उत्पन्न दोष को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। ये निम्न 3 प्रकार की होती हैं, आप लिख दो कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, 1 2 3 ये कर, ठीक है। इसका उत्तर आपका हो गया, पहले क्वेश्चन का 2 मार्क मिल जाएगा। देखो मतलब हम लोग का प्रतिबिंब एकदम स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, ठीक है। लेकिन वही अगर
जो प्रतिबिंब रेटिना है आंखों के पीछे होती है उससे पहले ही बन जाए या बाद में बने तो हम लोग के आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और उसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो सिंपल उसको ये बनाकर लिख दिया गया है कि जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या बाद में बने तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है और इस उत्पन्न दोष को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिख दो, आपका 2 मार्क ये मिल गया। क्लियर। चलो भाई अगला देखते हैं। उसके बाद हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय ही क्यों दिखाई देता है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर लिख दोगे आप सेकंड का कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। किस तरह? प्रिज्म की तरह, मतलब जिस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, तो ये प्रिज्म की तरह बूंदें व्यवहार करती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि वर्षा के समय ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, तो जब आगे लिखो देखो, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय पश्चात इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है तब वह परावर्तित होकर 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है और इस प्रकार हमें वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो 2-2 4 मार्क इन 2 प्रश्नों का आपका हो गया। ठीक, दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप याद कर लेना। चलो हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट कर सेकंड कर 2-2 मार्क के छोटे छोटे। पहला प्रश्न है इसमें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, और सेकंड है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक है, चलो इनको हम लोग देखते हैं। और देखो बाकी ये अच्छे से ये सॉल्यूशन आपको ना, ये मतलब ये जो पीडीएफ है, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, ऐसे आपको पीडीएफ आपको मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वो भी, ठीक है, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो भी, और उसके साथ जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 वाला, क्योंकि 2023 से पीछे इसलिए नहीं क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न हो गया, तो 2023 वाला हिंदी का 7 सेट, मैथ का 7 सेट, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट के 7 सेटों का अच्छे से ऐसे ही पीडीएफ में एकदम सॉल्यूशन हमारी ऐप है। ठीक है, लक्ष्य ऐप पे हमने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, देखो यहाँ पे, देखो 1 मिनट, ये देखो हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये यूपीएमएसपी स्टडी है। देखो इसको ओपन किया, मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ देखो और कोर्सेज में आओगे, ये क्लास 10th में आओगे और यहाँ लक्ष्य बैच में आओगे, तो देखो अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपये का, केवल आपको 99 रुपये में ये लक्ष्य बैच मिल रहा है। इसमें आपको इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे नाउ, यहाँ पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, जैसे आप कहीं भी पेमेंट करते हो, या यहाँ से इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भी आप भेज सकते हो। ठीक, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इस बैच में पूरा ये पीडीएफ आपको अच्छे से सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। ये भी पीडीएफ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट के, हर एक मॉडल पेपर का जो बोर्ड ने जारी किया है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडल पेपर, और उसके अलावा आपको मतलब वीडियो, वहाँ पे वीडियो भी मिलेगा और ये पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मिलेगा और साइड में टेस्ट भी मिलेगा। कम से कम आपको 35 से 40 टेस्ट भी वहाँ पे मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों का यूज कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ऐप आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से बाई कर लेना। ठीक है, कोई भी वहाँ से बाई करने में यानी खरीदने में दिक्कत आ रही हो तो वहीं पर मेरा नंबर भी दिया गया है, आप कॉल भी कर लेना। ठीक, चलो अभी ऑफर है, जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो, मात्र 99 रुपये। चलो आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं। ओके, तो यहाँ प्रश्न था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो गया, फर्स्ट का उसमें उत्तर देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित करता है मीन्स सिकोड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। सिंपल सा ये मतलब इसका उत्तर है। क्लियर, लिख दोगे। चलो अब देखो यहाँ पे सेकंड, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर, सेकंड क्या पूछा गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक है भाई, केवल इसका 2 मार्क मिलेगा, तो ज्यादा हम लोग उपयोग नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा। तो आप हेडिंग डाल दो इसमें सेकंड में, सबसे पहले आप अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग लिख दो कि अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड लिख दो इसमें कि अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और थर्ड लिख दो कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत यानी वही बाल बनाने में भी किया जाता है। ये 3 आप उपयोग लिख दो, बहुत है, क्योंकि इसका आपको 1 ही मार्क मिलेगा। ठीक है, और 1 मार्क आप ये उत्तल दर्पण का उपयोग लिखोगे तब मिलेगा। दोनों का उपयोग लिखने का आपको 2 मार्क। ठीक, यहाँ पे है ना, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, इसका 2 मार्क। ठीक, तो चलो अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। देखो, उत्तल दर्पण में आप लिख दो कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देता है। ठीक है, चलो तो ये 2 इसमें उपयोग लिख देना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। बाकी इसका उपयोग और भी अपने आप बुक से याद करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, 5-5 भी पूछ सकता है, तो आप याद कर लेना। चलो, यहाँ जो पूछा था हमने उसका उत्तर दे दिया। अब चलो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में भी आप देख सकते हो 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है और ये यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल है। ठीक, ये भी प्रश्न आपका 4 मार्क है, 2 मार्क इसका मिलेगा, 2 मार्क इसका मिलेगा। देखो, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड का है यानी t बराबर 1 सेकंड, ठीक, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें 4 ओम यानी प्रतिरोध दे दिया है, समय t बराबर 1 सेकंड दे दिया है और उसमें h का मान हमें 100 जूल दे दिया है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर हमें विभवांतर यानी v का मान पूछा जा रहा है। सिंपल, इसके लिए हम लोग का एक फार्मूला होता है h = v² r × t। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि h मालूम है, r मालूम है, t मालूम है, v नहीं मालूम है, तो v को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। सिंपल, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे। प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड है, उसका पहले का मतलब कैसे आप सॉल्व करोगे, दिया है लिख दोगे। r बराबर हमें 4 ओम दिया है, t बराबर 1 सेकंड दिया है, h बराबर 100 जूल दिया है, ऐसे लिख दो जो दिया है। उसके बाद तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे हीट का, h = v² r × t से, ऐसे, और सब रख दो जो चीज़ें दी है। h के जगह पे आप 100 रख दो, v के जगह पे कुछ नहीं है, उसको उसी तरह v² रखने दो, r के जगह पे आप 4, क्योंकि r का मान 4 ओम दिया है, और t के जगह पे 1 सेकंड। ठीक, अब देखो ये 4 से इधर गुणा होगा तो 400, और ये 1 से v² में गुणा होगा तो v² होगा, और इधर का उधर पूरा पक्ष बदल देंगे तो v² बराबर 400 हो जाएगा। अब देखो, तो v बराबर ये अंडर रूट में जाएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो v का मान आपका 20 वोल्ट आ गया। सिंपल, तो v का हमें मान याद करना था, आ गया, 2 मार्क इसका आपको मिल जाएगा। आसान सा सवाल है एकदम। ठीक, फार्मूला अगर आपको ये मालूम है तो आप कर लोगे, नहीं मालूम है तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो, आपका इसमें सेकेंड वाला सवाल है कि 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री, ओके, हमें प्रतिरोध का मान दे दिया है 20 ओम, प्रतिरोधक की कोई स्त्री 5 एम्पियर, ओके, यहाँ अब धारा दिया है, आई का मान दिया है, 5 एम्पियर धारा लेती है 30 सेकेंड, ठीक है, में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें आर दिया है, आई दिया है और टी दिया है, और यहाँ में ऊष्मा का मान पूछ रहा है, हीट का मान। तो देखो, जो हीट का फार्मूला होता है ना, कई होता है, h = v² r × t, h = एक VIT भी होता है, एक I² r × t भी होता है। तो कौन सा उपयोग करेंगे वो हमें जो जो चीज़ें दिया है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। तो यहाँ h, I और t दिया है, तो एक फार्मूला होता है आपका h बराबर I² r × t। तो I का भी मान दिया है, R का भी मान दिया, T का भी मान दिया, तो सिंपल ये हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, और हीट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है R बराबर हमें 20 ओम दिया है, भाई यहाँ कह रहा है ना कि 20 ओम प्रतिरोधक की कोई स्त्री, तो यहाँ R बराबर 20 ओम, I का मान हमें 5 एम्पियर दिया है, T का मान 30 सेकेंड। सिंपल, तब h = I² r × t से, ये जो फार्मूला है इसका यूज कर और हम लोग करेंगे I की जगह पे 5 का स्क्वायर, ठीक है, I का मान 5 है और उसका स्क्वायर फार्मूले में है तो स्क्वायर कर देंगे, R का मान 20, T का मान 30 सेकेंड। ठीक, अब देखो ये 5 25 और ये 3 दूना का 600, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका देखो 25 छक्का 150, ठीक है, और 2 शून्य यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 जूल उष्मा है, चूंकि तो उसका मात्रक जूल होता है तो जूल लिख देंगे, यानी 15,000 जूल उष्मा उत्पन्न होगी। ये आपका 2 मार्क देकर जा मतलब दे देगा ये क्वेश्चन, इतना सा बस। ठीक, चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 3 सॉल्व हो गई। अब चलो प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे चलते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, एक यहाँ पे पूछा गया है और अथवा कर एक ये नीचे, ऐसा ही बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे अथवा कर जो 6 मार्क वाला प्रश्न होगा। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें से कौन आपके एग्जाम में आएगा
कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको कि तो ये करो कि तो ये करो, ठीक, आपका मन। तो देखो यहाँ ये वाला पहले हम लोग प्रश्न करते हैं। इसमें आपका 3 ठे प्रश्न पूछा है, 1 2 3, ठीक है, और प्रत्येक आपको 2 2 मार्क यहाँ पे दिया गया है, ठीक, क्योंकि यहाँ 2 + 2 + 2 यानी 6 मार्क किया गया है। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये हमें बता रहे हैं। तो भाई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती हैं कि अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होगी, 2 दिशाएं होंगी, और ये तो संभव नहीं है भाई, कैसे 2 दिशा होगी, तो इसलिए वो प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ऐसे इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे डिटेल्ड में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा लिखने का, सिंपल सा है। चलो उसमें उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। चलो लिखते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कई सारे गुण है, ठीक है, चूंकि इसका 2 ही मार्क मिलेगा तो कम से कम आप 3 गुण लिख दो, आपको मिल जाएगा। तो चलो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये पहला इसका गुण हो गया। सेकंड कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है, सेकंड ये गुण हो गया, ठीक है, जैसे ये आपका होता है ना, तो ऐसे निकलती है, इसमें इधर प्रवेश करती हैं तो ये एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है, सेकंड इसका गुण हो गया। थर्ड गुण पे आ जाते हैं। थर्ड गुण देखो 5 लिखा गया है, आप 3 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा क्योंकि ये केवल 2 मार्क का प्रश्न है। तो चलो थर्ड देखते हैं। ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास यानी घनी होती हैं। देखो जो ध्रुव होता है हम लोग का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, मान लो इधर से निकलती है, इधर प्रवेश करती है, तो ऐसे देखो यहाँ से ये निकलती है ना, बार बार यहाँ पे निकलती है, ऐसे आती है, तो यहाँ पे घनी होती है। जो भी ये ध्रुव और यहाँ पे प्रवेश करती है तो यहाँ पे घनी हो जाती है और यहाँ पे मतलब दूर दूर हो जाती है। तो ही लिखा है कि ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास, यानी यहाँ ध्रुव के समीप पास पास होती है, यानी घनी होती है, वही लिखा गया है, ठीक। और चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ओके, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये भी गुण है कि जहाँ वो पास पास होंगी तो वहाँ पे मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। तो इसका मतलब कि ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद 5वां लिख दोगे कि ये चुंबक के भीतरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ओके, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। देखो जैसे ये हम लोग का चुंबक है, ठीक है, ये आपका मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो चुंबक के बाहर देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है, और अंदर इसके अंदर साउथ से ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये लिखा गया है कि ये चुंबक के भीतर भीतर जो है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, और चुंबक के बाहर, चुंबक के ये बाहर ये उत्तर से दक्षिण की ओर, इनकी मतलब दिशा होती है, एक तरह से कह सकते हैं, या उस तरह से प्रवाहित होती हैं, ये लिखा गया है। तो ये 5 आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण मैंने बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना, एकदम आपके एग्जाम में आना ही आना है इनका, ठीक। चलो अगला, उसके बाद इसमें थर्ड वाला एक प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। यह क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक, देखो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चलो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इसमें मान लो कोई धारावाहिक चालक है, कोई चालक है, तो उस चालक को कैसे रखेंगे कि उस पर अधिक से अधिक बल रखेगा। तो मान लो जैसे इस चालक को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, एक ये चालक है, ये हम लोग का एक चालक है, इसको ऐसे रखूंगा तो देखो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी तो कुछ ही इस पे टकराएंगी, तो इस पे बल कम लगेगा। अगर इसी को मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ, यानी लंबवत ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी सब इस पे टकराएंगी, तो सब टकराएंगी तो इसका मतलब बल अधिकतम होगा। तो हम जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत जो भी मतलब धारावाहिक चालक होगा उसको रखेंगे तो उस पर अधिकतम बल लगेगा। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, अब इसको लिखोगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर अधिकतम होता है या अधिकतम होगा, ऐसे लिख दो, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है, तो याद रखना। चलो ये हम लोग का 3 प्रश्न हो गया, चौथे का ये उत्तर हो गया। अब आपके एग्जाम में आप ये 3 का लिख दिए तो आप ये अथवा वाला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में किसी के पेपर सेट में ये पूछेगा, किसी के पेपर सेट में ये पूछेगा, ठीक। तो चलो इसको भी कर लेते हैं भाई। अब देखो
ये क्या है कि फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। ओके, फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार आपने फ्यूज तार मतलब आपने लगाया होगा, बोर्ड में लगा होता है। यह विद्युत साधित्रों का यानी विद्युत से चलने वाली चीज है, कूलर, टीवी, फ्रिज, उनका बचाव किस प्रकार करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे ये मेन हम लोग की लाइट है, मान लो हम लोग के घरों में आ रही है, तो ये बोर्ड है। ठीक है, ये मान लो बोर्ड है, तो इसमें मान लो हम लोग की ये तार आया हुआ है, तो तार के मान लो यहाँ पे एक फ्यूज तार लगा दिया जाता है, जिससे कि कभी विद्युत धारा अधिक आए तो यह तार टूट जाए और बोर्ड में ये मतलब पूरी लाइट कट जाए। तो ये इस प्रकार कुछ विद्युत भाई कट जाएगी, तो यहाँ से जो भी घर में लाइट गई होती है उसमें पूरी लाइट कट जाएगी, तो जो भी है मान लो कूलर, फ्रिज, वो जलने से बच जाएंगे। तो वही इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो इसका प्रश्नोत्तर संख्या 4 का सवाल। अब देखो इसमें थोड़ा मैंने डिटेल में लिखा है पूरा का पूरा, देखो कैसे। फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। परिपथ में ये कैसे, श्रेणी क्रम में, जैसे ये तार आ रहा है तो इसी में ये मान लो ये जुड़ गया, ठीक, डायरेक्ट, जैसे ये तार आया तो इसी में ये डायरेक्ट जुड़ गया, ठीक, तो इस श्रेणी क्रम में हो गया। तो वही लिखा गया है कि फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है जिसका प्रतिरोध अधिक, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। क्यों क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये तार जो फ्यूज तार जोड़ा जाता है काफी पतला जोड़ा जाता है, काफी पतला होता है, और पतले तार का आप जानते हो कि प्रतिरोध अधिक होता है, और मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि जिसका प्रतिरोध अधिक अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है। भाई पतला तार है तो उसका ऑब्वियसली गलनांक कम होगा, ठीक है, तो गलनांक कम होता है। क्लियर। जब विद्युत धारा का मान सीमा से अधिक हो जाता है, जब भी विद्युत धारा जो आती है, मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी न किसी वजह से, मान लो विद्युत धारा आ रही है, इधर तार एक में सट गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसकी वजह से मान लो, या किसी अन्य वजह से मान लो विद्युत धारा में मतलब जो नॉर्मल 240 वोल्ट आया करती थी, मान लो 400 वोल्ट आने लगे, ठीक है, तो मान बढ़ जाएगा विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान जहाँ बढ़ता है वहाँ ऊष्मा भी बढ़ती है, तो ऊष्मा बढ़ेगी तो ये चूंकि जो हमने फ्यूज तार लगाया है उसका गलनांक कम होता है, तो वो गल जाएगा, गल कर टूट जाएगा, तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस प्रकार हम लोग के घरों में जो भी मतलब उससे जुड़े होंगे भाई, उस जो भी उपकरण वो जलने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है जिसका प्रतिरोध अधिक परंतु गलनांक कम होता है। जब विद्युत धारा का मान सीमा से अधिक हो जाता है तो यह फ्यूज तार टूट जाता है। क्लियर। जिससे परिपथ अपूर्ण हो जाता है, भाई टूट जाएगा तो परिपथ अपूर्ण ही हो जाएगा, और इस प्रकार विद्युत साधित्रों मतलब वही विद्युत उपकरण जो भी है, टीवी, कूलर, फ्रिज का बचाव हो जाता है। तो देख रहे हो कितना अच्छे से ये आंसर लिखा गया है। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन बैंक में ये लिखा हुआ आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि इधर उधर से क्वेश्चन बैंक से खोजकर और इतने का इतना बड़ा उत्तर लिखवा देंगे, या ऐसे लिखवा देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। और इस देख रहे हो इस छोटे से मतलब ये छोटा सा आंसर से आपकी कितनी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध होता है, तो आप प्रतिरोध याद रखना अधिकतम होता है, क्योंकि तार जो फ्यूज तार होता है काफी पतला होता है, ठीक। और उसके बाद पूछ सकता है कि विद्युत तार का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध जो है अधिक क्यों होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। उसके बाद इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का गलनांक होता है, और ऑप्शन आपको 4 ठे दे देगा कि काफी कम, काफी अधिक, ऐसे आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो बहुत कई सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इसका, ओके, फर्स्ट ही रहा, सेकेंड कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करें। अब देखो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसका यहाँ पे आपको 4 मार्क दिया है, ये छोटा प्रश्न था तो इसका 2 मार्क, यानी ये भी 6 मार्क का प्रश्न होगा। ठीक है, तो 6 मार्क इसको करोगे तो 6 मार्क मिलेगा, या इसको करोगे तो 6 मार्क मिलेगा, बीच में अथवा है। ठीक, चलो तो इसको भी देख लेते हैं कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, और परिपथ आरेख भी हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो पूरा पूरा फिगर एड किया हुआ है। ठीक है, देखो मैं तो यहाँ आपको चीजें समझा दे रहा हूँ, सारी चीजें। आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेते हो ना, तो लक्ष्य बैच में इसका पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्य बैच में ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ से आप अच्छे से मान लो बार बार चीजें याद करते रहो, क्योंकि आप एक बार याद करोगे तो भूलोगे, और पीडीएफ आपके पास रहेगा वहाँ पे लक्ष्य बैच में, आप जब मन करे अपने फोन में खोलकर वहाँ पे याद करते रहो भाई। ठीक है, पढ़ते रहो, आपको याद होता रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वहाँ पे टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, तो टेस्ट भी आप दे सकते हो। क्लियर, चलो भाई
चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग का इसमें सेकंड प्रश्न था कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो देखते हैं भाई इसका उत्तर। इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा निम्न अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है। देखो ऐसे हमने लिख दिया कि निम्न अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, और इसके मैंने 3 पहलू लिख दिया है। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो कि परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए, ताकि चुंबकीयकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को बनाए रखा जा सके। देखो जैसे ये हम लोग की ये परिनालिका है, इसके अंदर ये जो मतलब जो भी छड़ डाला जाए वो किसका डाला जाना चाहिए, वो स्टील आदि जैसे पदार्थों का डाला जाना चाहिए, जिससे कि अगर यह चुंबकीकृत हो जाए तो चुंबकीकरण का गुण इसके पास अधिक समय तक रहे। तो ही यहाँ पे फर्स्ट इसका है अस्थायी चुंबक प्राप्त करने की विधि। उसके बाद सेकंड है कि परिनालिका में प्रवाहित धारा दृष्ट धारा होनी चाहिए। ओके, ये परिनालिका में जो भी हम लोग यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे वो दृष्ट धारा होनी चाहिए, ठीक, ऐसे लिख दो। और उसके बाद थर्ड में लिख दो कि परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक हो। ये जो भी ये परिनालिका है इसमें ये फेरे हैं ना, इनकी फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फेरों की जितनी अधिक संख्या होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी ही प्रबल होंगी और कम समय में ही यह चुंबकीकृत हो जाएगा स्टील की छड़, ठीक। तो परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक और सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए, ताकि इसके भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख दोगे तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। साथ में आपको ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, तो ये फिगर बनाना भी आप सीख लेना, ठीक है। चलो तो ये हम लोग के फिजिक्स के पार्ट वाले जो प्रश्न है ना, ये उपखंड क वाले, ये अब खत्म होते हैं, ठीक। अब आता है हम लोग का उपखंड ख, जिसमें आपके बायो सेक्शन केमिस्ट्री वाले सेक्शन से प्रश्न है। यानी शुरू के जो 4 चैप्टर हैं आपके संतुलित रासायनिक समीकरण, अम्ल क्षार और धातु एवं धातु, और उसके अलावा धातु एवं अधातु के बाद कार्बनिक वो यौगिकों वाला, ठीक है, IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर। तो चलो इनको भी कर लेते हैं एक एक कर, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो 1 मिनट थोड़ा समय आपका यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके चलो, तो देखो यहाँ हम लोग का प्रश्न है, ये चौथे के बाद ये 5वां प्रश्न इसको कहा गया है, और केमिस्ट्री का ये फर्स्ट ही प्रश्न हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, और यहाँ पे आपका चार्ट है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है। चलो देखते हैं एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वही तेजाब आपका H2SO4 किससे अभिक्रिया करता है भाई? अम्ल दानेदार जिंक के साथ, दानेदार जिंक वही यानी जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, और ये भी बताना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखो H2SO4 जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो जिंक H2SO4 से हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। विस्थापित कर यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और हाइड्रोजन को गैसीय रूप में इधर विस्थापित कर देता है, ठीक, हटा देता है। तो ये आपकी पूरी अभिक्रिया हो गई, इस प्रकार की होती है, और ये पूर्ण रूप से आई थिंक संतुलित भी है। देख लो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन 2, सल्फेट का एक आयन, जिंक, ठीक, ये संतुलित भी है, ठीक। तो संतुलित करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो उसके बाद है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। जो HCl होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इसके लिए चलो यहाँ पे ही बता देता हूँ यार, एक सद्दा पेज की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लूँ, रुक जाओ 1 मिनट यार। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये यार निकलना है, चलो यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या दिया है, ये उल्टा हो जा रहा है ना। चलो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम पट्टी यानी वही मैग्नीशियम से, ठीक है। तो क्या होता है, इस अभिक्रिया के बारे में बताना है हमें, और संतुलित भी करना है, क्योंकि पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इतना ही हमें दिया है। चलो तो देखो जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड वही यहाँ से आपका हाइड्रोजन ये भी विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, ठीक। तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। अब देखो, अब इसको संतुलित करते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का ये आप फार्मूला लिख रहे हो MgCl, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि MgCl2 होता है, मैग्नीशियम पे आपका +2 चार्ज होता है, ठीक है, और
क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ नीचे 2 लिखा गया कि 2 क्लोरीन हो जाए तो 2 माइनस चार्ज हो जाए, तब यह फार्मूला सही होगा। ठीक, चलो तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हम लोग का एक है, इधर भी क्लियर। हाइड्रोजन हम लोग का देखो इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 नीचे नहीं लगाओगे, कहोगे कि HCl है, यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे -1 होता है। 2 लगाने से यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये माइनस प्लस वाली दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आगे लगाया जाता है। ठीक, तो 2 HCl हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन क्लोरीन देखो आगे 2 है तो 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये संतुलित भी हो गया। ठीक, तो ऐसे इसको कर लेना है। उसके बाद देखो अगला क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। तो ये तो सिंपल है भाई, जो हम लोग का नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर कर अमोनिया बनाता है। ठीक है, NH3 का निर्माण करता है। अब देखो इसको संतुलित करते हैं थोड़ा। यहाँ हम लोग का ये हम लोग का नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की हमें 3 6 यहाँ पे संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये संतुलित भी हो गई कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलो अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, यानी वही वायु में दहन होने पर, यानी वही वायु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। गैस वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या होता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल बनता है, H2O का निर्माण होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको हमें संतुलित करना है, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं, देखो इधर हम लोग का हाइड्रोजन हम लोग का 2 है, इधर भी हम लोग का 2 है। अगर उसके बाद सल्फर देखें तो देखो सल्फर हम लोग का 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 1 और 2 3 है ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमें सीधा करना पड़ेगा भाई। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं 6 बनाता हूँ, 3 दूना के 6, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग का कितना है, 1 है, और यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 2 दूना का 4 आपका ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका 2 यानी 6 ऑक्सीजन, और ये 3 दूना का 6 ऑक्सीजन। लेकिन अब हाइड्रोजन की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो ये 2 ही हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन। अब देखो 2 हमने लगाया तो सल्फर 2 हो गया, तो सल्फर यहाँ पे देखो 2 हम पहले से लगाए तो 2 सल्फर। अब देखो ये पूर्ण रूप से संतुलित भी हो गई। ठीक है, देखो ये हम लोग ये जो ये विधि यूज कर रहे हैं ना कि यहाँ 2 लगा दें यहाँ 3, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा अपना फर्स्ट ही चैप्टर जो आपका संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण वाला पहला ही चैप्टर है, उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, चलो तो ये भी क्लियर हो गया भाई। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर आ जाता है 5 के बाद कि निम्नलिखित का कारण बताइए, हमें कारण बताना है ये। और 2 यहाँ पे है कि प्लेटिनम, 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का आपको 2-2 मार्क मिलेगा, यानी 4 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, हमें कारण बताना है। और उसके बाद है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, ये हमें कारण बताना है। ठीक है, चलो पहला हम लोग देखते हैं कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखो इसका कितना शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मिनट, देखो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ये फर्स्ट का उत्तर है। ठीक है यार, ये कौन बार बार फोन कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। ओके यार, चलो माफ़ करना, एक्चुअली ना ये लड़कों को मैंने जो नंबर दिया है लक्ष्य बैच में, मतलब वहाँ पे कि अगर आपको पेमेंट करना है तो कैसे करोगे, तो एक लड़का कॉल कर रहा था लक्ष्य बैच लेने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आप भी अगर लक्ष्य बैच लेना चाहते हो ना, ठीक, तो वहाँ हमारी ऐप पे ही नंबर दिया हुआ है, आप UPMSP स्टडी ऐप, UPMSP स्टडी ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो। आप आवर कोर्स में जाओगे, लक्ष्य बैच में जाओगे, क्लास 10 में 99 रुपये आप पेमेंट कर दोगे वहाँ पे, तो आपको ये पूरा का पूरा पेपर का ये PDF अच्छे से वहाँ पे सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर का भी सोल्यूशन मिल जाएगा, और ये साइंस का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का आपका सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा, वीडियो भी और PDF भी। ठीक है, PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन करना यार, 99 रुपये क्या है। ठीक, चलो आगे चलते हैं।
प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 6 का फर्स्ट था कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, हमें कारण बताना है इसका। तो देखो आप इसमें लिख दोगे कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और जल्द वायु से अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनका चमक अधिक दिनों तक बना रहता है। साथ ही इनमें तन्यता और आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण आभूषण बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए इनका हम लोग आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं, ये कारण है, सिंपल। अरे यार ये फिन कर रहा है, मैं क्या करूं, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ओके यार चलो, लड़के ने अभी जी जो कॉल कर रहा था 99 रुपये पेमेंट कर लक्ष्य बैच ले लिया, तो आप भी ले सकते हो। चलो तो ये प्रश्न हम लोग का हो गया था। अब देखो इसमें जो सेकंड प्रश्न बनता है कि निष्कर्षण प्रक्रम में, यानी धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है पहले, ऐसा क्यों किया जाता है ये हमें कारण बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर लिखोगे कि धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड से सीधे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, क्लियर। इसलिए उन्हें पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर उनसे धातुएं प्राप्त कर ली जाती हैं। ऐसे लिख दो, आपका इसका जो भी मार्क था 2 मार्क था ना, 2 मार्क मिल जाएगा और इसका 2 मार्क, 4 मार्क आपका मिल जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या 6 के लिए देख सकते हो कितना अच्छे से ये कारण दोनों को दोनों मतलब लिखा गया है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 6 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 प्रश्न है। चलो तीनों को कर लेते हैं और ये आपका 6 मार्क वाला प्रश्न है, 2 + 2 + 2 यानी 6 मार्क इसका मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी इसमें अथवा भी होगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अथवा भी होता है। तो देखो यहाँ पे अथवा भी है, निम्न पे टिप्पणी लिखना है, ये विकृत गंधितता, रेडॉक्स अभिक्रिया और एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो चलो पहले हम लोग इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। आपको एग्जाम में एक ही करना होगा, कि तो इसको करो कि तो उसको करो, अथवा में से किसी एक को करना होगा, लेकिन हम लोग दोनों को करेंगे। चलो करते हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न है 7वें में कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। चलो यहाँ पे देखो आप लोग लिख दो कि ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ये फर्स्ट में कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है ना, वही सहसंयोजी आबंध होता है। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ऐसे लिख दो। और उसके बाद लिख दो कि सहसंयोजी आबंधों के 2 लक्षण निम्न है, और फर्स्ट लिख दो कि इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, और सेकंड लिख दो कि ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप इसका इतना लिखने का 2 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक। अब चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आईयूपीएसी नाम लिखना है इनका, CH3 CH2 CHO, इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें। ये ए है और ये बी है, यानी इसका देखो ये 2 मार्क का पूरा का पूरा प्रश्न है और इसमें 2 प्रश्न है, तो 1-1 मार्क आपका इसका मिलेगा। तो चलो CH3 CH2 CHO और यहाँ पे CH3 CO CH3 लिखना है, इनका हमें आईयूपीएसी नाम। तो देखो यहाँ CHO जुड़ा है, CHO मीन्स क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO, ठीक। अब देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 मीन्स मेथ एथ प्रोप, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे प्रोप हो जाएगा 3, मतलब कार्बन है तो, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एल्केन N जुड़ेगा भाई, ठीक, क्योंकि एल्केन ग्रुप हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रो प्लस N मिलकर प्रोपेन हो जाएगा, और ये आपका CHO यानी आपका क्या जुड़ा है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो फिर आपका प्लस अल हो जाए, मतलब एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है, ठीक। तो अब देखो प्रोपेन, ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और प्लस ये अल बचता है और फिर ये जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है भाई। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, सिंपल। इतना आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लो कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है और 1 2 3 कार्बन है, तो भाई मेथ एथ प्रोप, यानी ये प्रोपेन हो गया, और यहाँ पे मतलब CHO जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें अल जुड़ता है अंत में, तो ये प्रोपेन में अल जुड़ेगा तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक। चलो अगला यहाँ पे देखो, ये वाला सेकेंड वाला, इसमें CH3 CO CH3 है, ये थोड़ा मस्त है, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CO
सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसको आप फैला भी सकते हो, ये जैसे कार्बन है तो यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन 3 है तो 3 इधर हाइड्रोजन लगा सकते हो। ये देखो CO है, मतलब कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन। CO किसका होता है? यह कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है भाई, ठीक है। जैसे CO और इधर आपका एल्किल समूह, जैसे CH3 जुड़ा है और इधर भी आपका एल्किल समूह। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इधर एल्किल समूह दोनों तरफ जुड़ा होता है, तो ये आपका कीटोन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो हमें क्या दिया है, CH3 CO CH3। अब देखो यहाँ 1 और 2 या इधर से भी गिनती करोगे तो 1 2 यानी दूसरे नंबर पे आपका कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक। और हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप यानी प्रोप हो जाएगा। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे ये आपका जुड़ा हुआ है कीटोनी ग्रुप, तो प्रोपेन आप लिख दो 2 ऑन। ऑन किस लिए लिखोगे, या ऑन भी लिख सकते हो क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, अंत में उसमें ऑन जुड़ता है, तो प्रोपेन 2 ऑन, ठीक। ऐसे लिख दो, आपका काम हो गया, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोपे नॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि प्रोपेन में ये कीटोन ग्रुप है तो ऑन जुड़ेगा तो प्रोपेन नॉन हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये लगा है तो आगे 2 लिख दोगे, सिंपल। तो ये आपका देखो यहाँ पे लिखा गया, पहले प्रोपेनल और दूसरा प्रोपेन 2 ऑन, या इसको प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हो, सिंपल सा, ठीक। चलो भाई, तो ये दोनों का IPSC नाम आपने लिख लिया, ये जो आपकी संरचना दी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें का ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड वाला यह क्या है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ठीक है। छोटा सा प्रश्न है तो छोटा सा ही उसका उत्तर लिखेंगे, हालांकि इसका एक बहुत सा बड़ा उत्तर आता है 4 मार्क का, ठीक है। देखो ओके चलो, तो कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब देखो यहाँ पे इसका कैसे उत्तर लिखोगे, 2 मार्क का प्रश्न है तो 2 मार्क ही जैसा उत्तर लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, ठीक। थर्ड वाले का उत्तर कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लोग स्कम या झाग कहते हैं। इतना लिख दोगे, और उसके बाद ये उदाहरण के तौर पे ये 2 उदाहरण मैंने लिखा है, एक ही आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे देखो ये आपका C17H35COONA, ये एक साबुन का सूत्र है, ठीक है। ये साबुन है, ये तो 2 आगे मान लो संतुलित करने के लिए लगाया गया है, तो C17H35COONA ये साबुन है, इसके साथ ये कैल्शियम लवण देखो अभिक्रिया कर रहा है, तो इसके बाद क्या होता है कि C17H35COO ट्वाइस Ca, ये कुछ इस प्रकार बनता है, इसी को हम लोग स्कम या झाग बोलते हैं। और यहाँ जो सोडियम के आयन है वो विस्थापित इस प्रकार हो जाते हैं इससे, क्लियर है। तो इसको आप लिख दो, ये उदाहरण लिख दो, या यहाँ पे ये आप लोग देख लो, ये उदाहरण लिख दो। जैसे ये आपका साबुन है और यहाँ पे मैग्नीशियम आपका मतलब लवण है, तो यहाँ सिंपल है कि यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, जैसे यहाँ पे कैल्शियम आ रहा था, और यहाँ पे इससे आपका सोडियम आयन विस्थापित हो जाएगा। तो ये 2 उदाहरण है, दोनों में से कोई एक आप लिख दो, ठीक है। कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कम या झाग कहते हैं। तो देखो ये साबुन है, ये साबुन है, ये आपके कैल्शियम का लवण और ये मैग्नीशियम का लवण हो गया, ठीक। अब देखो ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे ये झाग या वही आपका स्कम का निर्माण कर रहे हैं, सिंपल सा। तो आप ये लिख दो, इसका ये दोनों में से कोई एक लिख दो या दोनों लिख दो, आपको यहाँ से इसका 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। चलो वही, तो ये भी क्लियर हो गया आपका प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में देखो आपको ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 8 नहीं, इसका अथवा वाला देख लेते हैं। तो अथवा वाला में देखो विकृत गंधिका है, रेडॉक्स अभिक्रिया है और स्टीरीकरण है, तीनों को हम लोग फटाक से देख लेते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, आप सब लोग जानते हो कि तैल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित होकर मीन्स जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए भाई, मतलब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर और मतलब अलग ही एक मतलब विकृत हो जाते हैं, खराब गंध देने लगते हैं, उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे चिप्स होता है, देखते हो अगर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है जिससे वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे और अच्छे से पैकिंग होता है, आप चिप्स को फाड़ कर और छोड़ दोगे ना 2-3 दिनों तक, तो वो ऑक्सीजन से विक्रिया कर और उसमें से एक अलग ही प्रकार की गंध आने लगेगी, ठीक है।
तो वही यहाँ पे मतलब है ही सिंपल, उसी को विकृत गंधिता कहेंगे। तो तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ का उपचारित होकर यानी वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर, ठीक है, अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेने की प्रक्रिया ही विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप जानते हो कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन मीन्स जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और उपचयन मीन्स जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। तो देखो यहाँ देखो CuO उदाहरण के तौर पे कॉपर आपका ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिया गया है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। तो देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉपर हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो कमी हो जा रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है भाई, ठीक। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से यहाँ पे आपका H2O यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ उपचयन हो गया है। तो यहाँ अपचयन उपचयन एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, तो यह एक प्रकार का आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद थर्ड वाला एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया का हमें लिखना है कि क्या है, इस पे टिप्पणी। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया आप हेडिंग बना लो, इसमें लिखो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वही H2SO4 तेजाब, ठीक है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों एवं एल्कोहलों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे देखो ये आपका एक यहाँ पे देखो आपका कोई भी जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल से यानी अल्कोहल से अभिक्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। तो वही लिखा गया ना कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों एवं एल्कोहलों के बीच अभिक्रिया। तो ये कार्बनिक अम्ल हो गया CH3COOH क्योंकि इसमें कार्बन है, और ये आपका एल्कोहल हो गया C2H5OH, ठीक है। तो ये कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कर कर जब यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपका यहाँ पे एस्टर का निर्माण करते हैं। ये एथिल एसीटेट है यानी एस्टर है, इसका निर्माण कर रहे हैं। तो यह आपका एक एस्टरीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा, इसी को एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया देख दो, ये एस्टर का निर्माण होता है और यहाँ जल भी बनता है। तो ये आप ये अभिक्रिया लिख देना, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। या इतना भी लिख दोगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों एवं एल्कोहलों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो भी इसका मार्क डिसाइड है 2 मार्क, और बाकी उदाहरण भी लिख देते हो तो सही और भी है, ठीक। चलो ये आपका क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखो ये उपखंड ग में आ जाते हैं, यानी बायो वाले सेक्शन में बायो के प्रश्नों को देख लेते हैं भाई। इसमें अब देखो पहला इसमें प्रश्न है, और एक तरह से पूरे प्रश्न को देखें तो 8वां प्रश्न है कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। ओके चलो देखते हैं। उपखंड ग के प्रश्न तो संख्या 8, इसमें आप 2 बना लो, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ, एक गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। और इसमें अंतर हमें बताना है तो अंतर लिख दो। फर्स्ट अंतर कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें लिखो कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर। इसमें उसके बाद सेकंड लिख दो कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, और इसमें लिख दो कि ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक। और थर्ड में लिख दो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ समय के साथ अपने रूप और संरचना को बदलते रहते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे फल तथा सब्जी के छिलके, लकड़ी, घास, कागज, चमड़ा आदि, ठीक है। और वही जैव निम्नीकरण पदार्थ में लिख दो कि गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं, यानी वही नष्ट नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच आदि आप लिख दो। ये आपका 3 अंतर हो गया। आराम से इसका आपका जो भी मार्क, कितना मार्क इसका है 2 + 2 4 मार्क, तो इसका आपका 4 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 9 के निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित कीजिए। ओके 1 + 1 + 1 ओके 4 मार्क का यह प्रश्न है प्रत्येक, और यहाँ 4 ग्रंथियाँ दी हुई है, प्रत्येक को आपको मतलब नाम लिखने का 1-1 मार्क मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका दर्शाया गया है, यहाँ पे ये चित्र, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो ये सबसे पहले ए ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ए दर्शाया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे इसके पास ही ये बी वाला पार्ट दर्शाया गया है, और उसके पास ये गले में आपका सी वाला दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ छाती के पास यहाँ पे ये डी वाला दर्शाया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ मतलब ये मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में यहाँ जो ये दर्शाया गया है, यहाँ पे ये आपकी पीनियल ग्रंथि है। ये आपकी क्या है,
ये आपकी पीनियल ग्रंथि है भाई, पीनियल ग्रंथि है। और उसके नीचे यहाँ पे जो आती है वो ही आपकी मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जिसको आप पिट्यूटरी ग्रंथि भी कह सकते हो। यहाँ पे आपकी क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक, उसके अलावा यहाँ सी पे यानी गले में आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। क्या, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक, जिसको मतलब आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छे से आयोडीन नहीं मिलता है तो एक रोग होता है घेघा रोग। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो घेघा रोग होता है। ठीक, चलो गला फूल जाता है इसमें। और अंत में यहाँ छाती के पास आपकी थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो ये चारों के नाम आप याद रखना। ये किसी ना किसी पेपर सेट में ये फिगर देगा और ये चारों का चारों नाम पूछेगा। 7 आपके 2024 में भी पेपर सेट आएंगे, जैसे 2023 में 7 पेपर सेट आए थे, 2024 में भी 7 पेपर सेट आएंगे। और किसी ना किसी पेपर सेट में 1 या 2 या 3 या कई पेपर सेट में भी ये चित्र देकर ये नाम पूछा जा सकता है। तो नाम को आप लोग याद रखना। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 10। ये क्या है, इसमें ये आपका ये पूरा पूरा ये लेख लिखा है। इस लेख को आपको पढ़ना है। ये भी 4 मार्क का प्रश्न है और इस लेख को पढ़कर ये 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, और उसके बाद कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप इसको पढ़ते रहे ना, इसका उत्तर इसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, इसका आप लोग कैसे लिखोगे, तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या ये 10 है। 10 का पहले का उत्तर लिख दोगे कि लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग को X और Y गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। ऐसे लिख दो, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, चलो उसके बाद इसमें है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी जो मानव है, मनुष्य है, उसमें बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मतलब एक बच्चा पैदा होगा कि बच्ची, कैसे इसका लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका कैसे होता है। देखो आप लिखोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि पिता में आपका XY 2 गुणसूत्र पाया जाता है और माता में आपका XX पाया जाता है, कैपिटल X। ठीक है, तो अब देखो माता से हमेशा X ही प्राप्त होगा और पिता से कि तो X प्राप्त होगा कि तो Y प्राप्त होगा। तो इस पिता पे ही डिपेंड कर रहा है कि X प्राप्त होगा तो XX का यहाँ पे निर्माण होगा, और X यहाँ से अगर Y मिल रहा है और यहाँ से X मिल रहा है तो XY बन जाएगा। तो यहाँ पे पिता के गुणसूत्रों पे ही निर्भर करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है क्योंकि सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि माता में तो XX ही गुणसूत्र होता है तो X ही प्राप्त करेंगे। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, यानी X गुणसूत्र मिला है, वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है, वंशानुगत होने का मतलब वही मिलता है, वह लड़का होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि पिता में X और Y दोनों पाया जाता है और माता में केवल XX पाया जाता है। मान लो माता से X आया और पिता से भी X आया, तो पिता से भी X और माता से भी X, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये आपका लड़की, मतलब लड़की का निर्माण होगा। ठीक है, लड़की आएगी। और अगर पिता से आपका मान लो Y आता है, ठीक है, पिता से आपका Y आ गया और माता से आपका X आ गया, तो वही XY ये बन गया। तो इस स्थिति में लड़का पैदा होगा। ठीक है, लड़का होगा। तो पूर्ण रूप से अगर डिसाइड देखा जाए तो वह पिता पे ही मतलब डिपेंड करता है कि पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार पे बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है। अगर पिता से X मिल रहा है तो लड़की मतलब पैदा होगी, और अगर पिता से Y मिल रहा है तो लड़का पैदा होगा। सिंपल है। तो ये आपका ऐसे आप लिख दोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है क्योंकि सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। ठीक है, वंशानुगत होने का मतलब वही मिलता है। क्लियर भाई, चलो इसका उत्तर आपको क्लियर। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 पे आ जाते हैं।
अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 की मानव आहार नल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। किस किस भाग को? मुख को हमें नामांकित करना है, ग्रसिका को, अमाशय को और छोटी आंत को। और ये देखो आपका 6 मार्क का ये प्रश्न हो जाएगा। 4 मार्क चित्र बनाने का और 2 मार्क ये जो भी भाग दिया है मुख, ग्रसिका, अमाशय और छोटी आंत को दर्शाने का। चलो देखो ये आपका मानव आहार नल का ये फिगर है, देख सकते हो आप लोग। ये यहाँ से पूरा का पूरा ये स्टार्ट होता है, यहाँ से आता है अंत में और यहाँ गुद्दा द्वार तक। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दर्शाना है? पहला हमें मुंह दर्शाना है, मुख दर्शाना है। तो भाई ये मुख होता है, सिंपल सा मुख, जिसको आप मुख गुहा भी बोलते हो। तो ये आप तीर से ये देखो दर्शाया गया है। ये फिगर आपको बना लेना है भाई अच्छे से, ठीक है। ये फिगर बनाना सीख लेना है, ठीक। उसके बाद किस चीज को दर्शाना है? ग्रसिका को। तो देखो ग्रसिका क्या होती है, यहाँ पे ध्यान देना। ग्रसिका यहाँ हालांकि ऊपर दर्शा दिया हूँ, ग्रसिका यहीं पे होती है। यहाँ पे जो कंठ होता है ना, कंठ से ऊपर वाला ये थोड़ा सा पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं, याद रखना, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको दर्शाना है, ठीक है। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही कंठ से ऊपर ही। और देखो कंठ से नीचे वाले का जो भाग है ना, वो आपकी ग्रास नली होती है, यानी भोजन की नली होती है। और एक अलग सी नली जाती है जो फेफड़े में जाती है, श्वास नली, ठीक है। तो ग्रसिका और ग्रास नली में अंतर है। ग्रसिका मीन्स ये अलग चीज है एक, और एक ग्रास नली होती है जिसको भोजन की नली भी कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हमें ग्रसिका को दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। उसके बाद हमें अमाशय और छोटी आंत को दर्शाना है। तो अमाशय यानी पेट भाई। तो ये देखो ये जो आपकी जे टाइप की ये आकृति है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपका अमाशय है। तो अमाशय आपका, और यहीं से देखो ये यहाँ पे ये मतलब ये से आती है, और ये जो पूरा ये मतलब ये पूरा ये सटी सटी हुई आकृति दिख रही है, ये छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत को भी हमने दर्शा लिया, ठीक। तो जो भी चीज़ें दिया था उसको हमने दर्शा लिया। तो ये फिगर बनाने का 4 मार्क और ये चीज़ें दर्शाने का आपको 2 मार्क यानी 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक। चलो ओके, आगे हम लोग चलते हैं। और देखो मानव आहार नल के बारे में ना पूरा का पूरा इसका मतलब इसमें कैसे पोषण होता है, पोषण के बारे में भी प्रश्न पूछता है। तो आप इसको क्लियर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, 1 मिनट, इधर ये फिगर कहाँ है भाई? इस बगल है, यहाँ पे देखो। ये आपका स्त्री केसर का पूरा एक फिगर है, ठीक है। ये फुल का एक स्त्री का पार्ट है, स्त्री जननांग का स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग का सबसे पहले ये ऊपर आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। और इस वर्तिकाग्र में आपका देखो यहाँ ये मतलब ये पूरा पूरा ये पार्ट है ना, इसको वर्तिका बोलते हैं। इसमें आपका ये पराग नली विकसित होती है जो ऊपर से आती है, जिसमें आपके जो भी मतलब मेल से यानी पुष्प के मेल भाग से यहाँ पराग कण आते हैं, ठीक है। वो यहाँ मतलब वही नर युग्म जाते हैं इस नली के माध्यम से, यहाँ इसमें अंडाशय में जो उपस्थित बीजांड होता है उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ऐसे आपको दर्शाया गया है। ये ऊपर आप दर्शा दो, ये वर्तिका है, ये आप सॉरी ये वर्तिकाग्र है, वो वर्तिका है, ये आपकी पराग नली है। और इसमें आप दर्शाना चाहते हो तो देखो यहाँ छोटा सा एक बिंदी टाइप का दे दो और इसमें लिख दो कि ये नर युग्मज है, ठीक है। चलो इस तरह नर युग्मज आता है। और यहाँ और ये पूरा पूरा ये अंडाशय है, और अंडाशय में आपका उपस्थित होता है ये बीजांड, जिसमें आपके मतलब मादा एक तरह से युग्मज होते हैं। और ये नर युग्मज यहाँ से आ जाता है इसमें, और मादा युग्मज से ये संलयन कर एक नए फल का या पुष्प का निर्माण करता है, सिंपल। तो ये आपका यहाँ पे बीजांड होता है। तो जो जो चीज़ें इस प्रकार का अगर आ जाए तो ये इस प्रकार का फिगर बनाकर आप ये चीज़ें दर्शा देना। ये स्त्री केसर का चित्र है, ठीक, जो एक पुष्प का स्त्री जननांग है, स्त्री जनन भाग है। क्लियर है भाई? तो इसको आप ऐसे बनाकर चीज़ों को दर्शा देना। आपको इसको कितना 6 मार्क, यार इसका 6 मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि इसका अथवा है, ये वाला करो ये वाला करो, ठीक। तो इसका भी 6 मार्क मिलेगा, ठीक। तो आप देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। इस पूरे मॉडल पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अगर लक्ष्य बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पूरा ये अच्छे से ये पूरा ये PDF में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकोगे, ठीक है। चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।